नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। गाइज, आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वही जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। क्या पढ़ चुके हैं भाई? जो पढ़ चुके हैं क्लास 10th में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है, उन सभी को करने वाले हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सीरीज है, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। तो क्या आप इस सीरीज के लिए तैयार हैं? न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खास मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान समझाते हैं जब आग लगे हिस्से। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के। यानी चैप्टर 1 कौन सा था? चैप्टर 1 क्या था? रियल नंबर। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स। और उसके बाद चैप्टर 4 में क्या पढ़े? चैप्टर 4 क्या था? चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था? और चैप्टर 5 तो हमारा समांतर श्रेणी था। समांतर श्रेणी। और चैप्टर 4 क्या था? चैप्टर 4 वैसे क्या था? खैर कोई बात नहीं, अभी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें आज इसमें करने वाले, तो मेरे करने से पहले आप क्वेश्चंस को ट्राई करोगे बनाने की। बहुत ही आसान क्वेश्चंस लगेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो फिर तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए हम बिना किसी देरी की आज की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से करने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो देखो, आज की सीरीज आपके सामने आने वाली है। तो आज की इस सीरीज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं इस सीरीज के लेकर? इस सीरीज को लेकर आप कितना तैयार हैं, आप वो भी मुझे बताइए। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न मैं दागने का प्रयास करता हूं, लेकिन उससे पहले दाग दें, दाग दें। चलिए आइए दाग देते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, जरूरी इंफॉर्मेशन ये है, देखते हैं कौन सी जरूरी इंफॉर्मेशन है, आप लोग को बताने का प्रयास किया जाता है। जरूरी इंफॉर्मेशन, रुको जरा सब्र करो, रुको जरा सब्र करो, आपके लिए ही बहुत ही शानदार। देखिए आपके लिए कौन सी है बताते हैं आपको। फोटो किसमें देख लेते हैं, कौन सी फोटो है जरा देखते हैं। फोटो है क्या? कोई बात नहीं, देख लेते हैं जरा फोटो, यही या फिर दूसरी? नहीं है, फोटो नहीं है। फोटो पता नहीं कहाँ पे है, मुझको आपको बता देंगे। जरूरी सोचना यही थी कि क्लास 9th और क्लास 10th, क्लास 9th और क्लास 10th, इन दोनों के लिए बैच लॉन्च हुआ है। इसके लिए हमने न्यू बैच लॉन्च किया और इसके लिए हमने निर्माण बैच लॉन्च किया, ठीक है ना। मात्र 99 रुपये इसका प्राइस है और इसका भी प्राइस मात्र 99 रुपये है। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो क्लास 9th वाले न्यू बैच को, और जो क्लास 10th में है वो निर्माण बैच को। तो सारा कुछ इसमें होगा। जिसका सब्सक्रिप्शन होगा वो एग्जाम तक होगा, आप एग्जाम तक वीडियोस को देख सकते हो, इसमें भी आप एग्जाम तक देख सकते हो। जो भी डाउट्स होंगे, डाउट क्लासेस आपकी यहाँ पर क्लियर होंगी, यहाँ पर भी आपकी डाउट क्लासेस क्लियर होंगी। और साथ में क्या होगा, इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपको फ्री नोट्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलेंगे और इसमें भी फ्री नोट्स मिलेंगे। सारा कुछ सेम रहेगा, सारा कुछ मतलब कि जो रूटीन है दोनों का वो सेम है, ठीक है ना। तो मैं क्लास नहीं लेने वाला हूँ। 99 रुपये में क्या है बच्चों, 99 रुपये में आपको जो रुपये 99 रुपये, इसमें ऑल सब्जेक्ट्स मिलने वाले, ठीक है ना। कोई ये नहीं कि सिर्फ आपको मैथ्स का ही दिखाया जा रहा है, मैथ्स नहीं, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। जाइए अभी दी ऑनलाइन ऐप को, दी ऑनलाइन कोचिंग ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना।
और अगर आप कहीं पर भी आपको दिक्कत है आपको, तो नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 1 चैप्टर 5 क्लास 10 फास्ट रिवीजन होने वाला है। क्या होगा? फास्ट रिवीजन करेंगे बहुत ही लाजवाब तरीके से, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर दिया जाए आज का इस रिवीजन को। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक। हमें पहला प्रश्न ये दिया गया है, पहला प्रश्न ये है कि दर्शाना है, दर्शाइए कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप के होते हैं। पहला प्रश्न यही कह रहा है कि दर्शाइए कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो सभी के सभी 4q + 1 या तो फिर 4q + 3 के रूप के होते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब है, और इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न को। तो देखिए, अब आपको ये इस क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया था कि आप मुझे बताओ कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप के होते हैं। यहाँ पर लिखोगे धनात्मक विषम पूर्णांक, लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। अब मुझे ऐसे बताओ कि जो धनात्मक हो और साथ में विषम पूर्णांक हो वो कौन से हो सकते हैं? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक होना चाहिए और विषम। तो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक तो 1 होता है, फिर 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 1 3 5 7 9 13 ऐसे होते हैं। ये तो होते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। बताइए, यही तो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं उन सभी को लिख लो ऐसे, 1, और उसके बाद दूसरा है आपके पास 3, उसके बाद अगला आपके पास दिया है 5, फिर है आपके पास 7, और फिर है आपके पास 9। इन सभी को डिवाइड करना होता है जो 4q मतलब q के साथ जो नंबर लगा हुआ होता है उसी पूर्णांक से हम इसे डिवाइड करते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 4 है, तो यहाँ पर इसे 4 डिवाइड करेंगे, 4 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 4 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 4 से इसको भी करेंगे, 4 से इसको भी करेंगे। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 0 जो 0 होता है, कितना आया? 1 आया। इसको जब करोगे तो 4 0 0 होता है, कितना आया? 3 आया। इसको करोगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, कितना आया? 1 आया। उसके बाद इसको डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 ही होगा, 3 आएगा। और यहाँ पर कितना होगा? 4 2 जा 8 होगा, और कितना आएगा? फिर मैंने क्या कहा था कि जो जिसका जोड़ीदार है, मतलब जिसका रिमाइंडर सेम है, उन सभी को एक साथ लेंगे, और जिसका रिमाइंडर सेम है उनको अलग से सेम एक साथ लेंगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो 1 आया है वो 1 = 4 × 0 + 1 आया है। उसके बाद 1 यहाँ पर है, मतलब 5 को हम लिख सकते हैं ना, 5 = 4 × 1 प्लस रिमाइंडर 1। 2 ही लिख लो, मत लिखो अगला, बस 2 2 ही काफी है। उसके बाद अगला देख लो 3 वाला कितना आया, तो 3 यहाँ पर आया, मतलब कि 3 बराबर, जब हमने क्या कि 4 × 0 + 3, 3 इसमें आया है, मतलब कि 7 बराबर 4 × 1 + 3, ठीक ना, हमने ले लिया। उसके बाद मुझे आप ये बताओगे कि जो मैंने लिखा है 1 और 5 ये दोनों थे क्या? तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि बच्चों 1 और 5 जो है वो हमारा क्या है, देखो 1 5 किसमें है, इसमें, मतलब कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक आपको किस फॉर्म का दिख गया? देखो ये 4 4 4 आगे भी आता तो 4 ही आता। इसके बाद ये 0 1 हर बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम इसको अलग है तो क्यों लिख देते हैं, प्लस ये 1 1 1 हर बार 1 ही आएगा तो हम इसको 1 ही लिख देते हैं। यहाँ पर भी आपको ही देखना है कि 3 और 7 दोनों क्या है, 3 और 7 ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये 4 4 4 सेम है तो 4 लिखेंगे, 0 1 बदल रहा है तो क्यों लिख दो, 3 3 3 हर बार 3 ही आएगा तो 3।
अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q+1 के फॉर्म का आया, यहाँ पर आपने देखा कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4q+3 के फॉर्म का आया। तो यहाँ से आपको निष्कर्ष ये निकल के आया कि जितने भी हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो या तो 4q+1 के रूप में होते हैं या तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं 4q+3 के रूप में होते हैं। तो लिख देना उपर्युक्त से स्पष्ट है कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो सभी के सभी 4q+1 या 4q+3 के रूप के होते हैं। अगली लाइन आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया आपको कैसे लिखना है। ठीक है, समझ में आया बात? ओके, आइए चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे। तुम्हें दिल लगी हो जानी पड़ेगी। देखिए दूसरा प्रश्न आपके पास, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है जरा उसको भी देख लेते हैं, उस पर भी एक नजर मारते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF निकालिए। यानी हमें इस बार यूक्लिड डिवीजन जो हमने पढ़ा है ना, यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का आपको प्रयोग करना है और क्या बताना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF क्या होगा? आपके पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं और उनका आपको HCF बताना है। तो आइए चलिए आपको बता ही देते हैं, ठीक ना। आपको HCF हम बता ही देते हैं कि यूक्लिड डिवीजन मेथड से कैसे HCF निकालते हैं। तो आइए पहला प्रश्न है 196, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है इसी का। पहला प्रश्न 196 और 38,220 यही दिया है, 196 और 38,220। तो बहुत ही आसान है। मैंने क्या कहा था कि जब भी हम HCF निकालते हैं तो हमें ये देखना होता है कि आखिर इसमें बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर देखोगे तो आप 38,220 इज ग्रेटर देन 196। अब HCF निकालना है। अब डिवीजन में यही होता है कि हमें भाग देकर बताना होता है डिवीजन, इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड करने के लिए हमें ये चीज़ की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर इस नंबर को लिखेंगे कि जो बड़ा वाला है 38,220 और ये डिवाइड होगा किससे, 196 से। अब आप क्या पढ़ना है टेबल कितने बार जा सकता है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 19 दूना 38, 2 बार ले जाएं। अगर 2 बार ले जाओगे 2 छंगे 12, दोनों 18 हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है 2 बार जाएगा। हम ये 2 बार ले जाते हैं तो 2 छंगे 12 हो जाएगा और 2 9 18 होता है और 2 एकम 2 1 3 होता है। ये माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0, मतलब पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा। अब क्या उतरेगा 20। अब जैसे हमने 20 उतारा, क्या ये 20 पर जाएगा, 20 पे जाएगा। हमने जब 20 उतारा है, अगर हमने 20 उतारा है तो फिर ले तो जाना ही पड़ेगा। अगर हमने 20 को उतारा है तो इसको ले जाना ही पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो जब हमने 20 उतारा है तो कितने बार जाएगा, नहीं जा रहा तो हम 0 बार ले जाएंगे। तो 0 बार ले जाओगे, 0 को मल्टीप्लाई इसमें होगा वापस से तो 0 ही आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पर डिवीजन पहला खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हमने इसको 196 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना ही था, 38,220 ही था, 38,220 ही था और उसको 196 से डिवाइड करना था। तो फिलहाल ठीक है, 2 से 2 छंगे 12, दोनों 18। तो गड़बड़ किया है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पर ये 2 बार नहीं जाएगा बच्चा, ये 2 बार नहीं जाएगा क्योंकि अगर आप 2 बार ले जा रहे हो तो देखो 2 छंगे 12 होता है और दोनों 18, 18 1 19 होता है और 2 एकम 2 1 392 होगा, है ना। 2 छंगे 12, दोनों 18 1 19 और 2 एकम 2 1 3। इसका मतलब 2 बार नहीं जाएगा तो कितने बार ले जाना पड़ेगा, 1 बार ही जाना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ। तो देखो ये 1 हो गया। अब ये 1 हो गया। ऐसे एग्जाम में गलतियां हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसा भाई मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, हर किसी इंसान ही हूँ, गलतियां तो होती रहती हैं, ठीक ना। तो ऐसी गलतियां जैसे मेरे से हो गई तो आपको भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं जल्दबाजी में। अब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 196 ही होगा और माइनस कर दो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा। और ये कितना बचा हमारा, 7 बचा, तो 7 में से 6 9 गया तो 9 8 17 हो जाएगा और ये बचा 2 में से 1 गया, सही है। 6 6 12 और 9 8 17 18 का 2, ठीक है। अब इसमें उतरेगा 20 को उतार लो। अब जैसे हमने 20 उतारा तो कितने बार जा सकता है, देखो हमें पता है कि टेबल हम कितने पढ़ सकते हैं। इसमें जो टेबल पढ़ी जा सकती है कितने पढ़ी जा सकती है, हमने 2 नंबर से एक साथ में उतार लिए भैया, मेरे तो 0 का हाथ उतार दिए। अभी सिर्फ इतना ही रहेगा, इतना ही काफी है। अब यहाँ पर हमने एक नंबर 2 उतारा, अब कितने बार जा सकता है,
9 बार ले जाए, 9 बार अगर ले जाते हैं तो 196 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 6 54 होता है, 5 हासिल आया, और 9 9 81 82 83 84 85 86 होता है, और कितना बचा, और 9 1 कम 9 8 17 होता है, 1764। यस, यानी 9 बार चला जाएगा। तो हम 9 बार अगर ले जा रहे हैं तो 9 बार तो कितना आएगा, 17 64। तो हम यहाँ पर 17 और 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 में 4 जाएगा तो 8 4 12, ये कितना बचा, ये बचेगा हमारा 5, 15 में से 6 गया, 9 6 15 बचेगा, और ये 0 ठीक है ना। इसके बाद आप देखो जब तक ये चलेगा तब तक इसको लेते जाएंगे, उसके बाद अब ये 0 उतार लो, कितने बार जाएगा आपका, 19 50 95 लगभग 5 बार, 5 बार ले जाते हैं तो 5 पे ले जाओगे तो 5 का 30 होता है देखो, और 5 9 45 46 47 48, 4 हासिल 5 1 कम 5 4 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 9 आ जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। अब जैसे हमने 9 लिख दिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना, आप 0 भी लिख सकते हो काट। तो देखो हमने सिर्फ एक ही बार में पूरा कट गया, क्या था ये प्रश्न, इस प्रश्न में देखो एक ही बार में कट गया, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन नियम से, क्या लिखेंगे, चरण 1, क्या लिखेंगे, चरण 1। क्या हमने किया कि पहला चरण में यही हुआ कि हमने 38 220 को बराबर क्या हो गया 196 इंटू 195, और रिमाइंडर कितना आया 0, तो लिख देंगे यहाँ शेष पर बराबर 0, अतः HCF of 196 and 38 220 इक्वल टू कितना 196, क्योंकि इसी ने पूरा काटा है, ठीक है ना। ये आपका रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ पे हुई, आपको समझ में कहाँ नहीं आया, आप वो सारी बातें हमें बता दीजिए। कहीं पर दिक्कत हुआ क्या, एला समझा है क्या। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, उसमें भी हमें बच्चों यही सारा कुछ निकालना है। थोड़े ऐसे चला लेते हैं, गर्मी लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें आपके पास दिया हुआ है 40 और 52, 40 52 40 52 40 52 125 76 125 40 52 125 76 40 52 125 76, ये भी वैसे ही काम करना है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये 1 2 5 7 6 इज ग्रेटर देन 40 52। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा किसको, ये 1 125 76 को 40 52। अब आपको देखना है कि आखिर जा कितने सकता है, कितने बार जा सकता है, तो 4 डिजिट इधर और 4 इधर, तो 4 में जाएगा। अगर 4 डिजिट आओगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 12 और 57 छोटा पड़ जाएगा, तो सारे डिजिट ले जाना पड़ेगा। अब देखो कितने बार जाए, 3 बार ले जाए। अगर हम 3 बार ले जा रहे हैं तो 3 गुना 6 होता है, और 3 पचे 15 होता है, और 3 चौके 12, 12 156 जाएगा। और अगर हम 4 3 12 4 बार ले जाते हैं तो 4 गुना 8 होता है, और 4 पंचे 20 होता है, 4 चौके 16, तब तो ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में। इसका मतलब हम कितने बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाते हैं। कितने बार, 3 बार। अगर हम 3 बार ले जा रहे हैं तो 3 गुना 6 और 3 पचे 15, और ये 15 ही हो जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है ना। माइनस कर तो 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2 आएगा, और उसके बाद क्या बचे, 7 में 5 गया 2, और 5 में से 1 गया 4 आएगा, बस इधर 0 हो जाएगा, ये बचेगा 6 5 तो 7 4 1 5 तो ठीक है। अब देखो यहीं पे आपका पहला स्टेप तो फिनिश हो गया,
तो आप यहाँ लिख दो इसको, पहले चरण को, तो लिखेंगे चरण 1। क्या लिखेंगे? चरण 1। क्या था पहले चरण का? तो पहले चरण में यही आया कि अगर हमने 1 2 5 7 6 को डिवाइड किया तो ये बराबर आया 40 5 2 इंटू 3 और प्लस का रिमाइंडर 420। यहाँ पर लिख देंगे यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। जब नहीं है तो हमें अगला चरण पे बढ़ना पड़ेगा, मतलब हमें अब चरण अगला बढ़ना पड़ेगा, मतलब चरण 2 पे जाना पड़ेगा। चरण 2 का यहाँ से निकलेगा, चरण 2 का आपको यहीं से करना पड़ेगा, मतलब इस 120 को डिवाइड करेंगे अब कितने में, ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा 40 52। वही काम करना है, यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 में तो जाएगा नहीं, है ना, छोटा पड़ जाएगा 4 से 5, तो पूरे में ले जाना है। तो 4 दहा में 40 होता है, लेकिन 10 बार में तो 4200 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। 9 बार लेके जाते हैं, अगर 9 बार ले जाओगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 चौके 36 1 37, कितना आएगा देखो 9, तो 9 बार चला जाएगा, तो 9 बार ले जाते हैं तो 9 0 जब 0 होगा, 9 दूनी 18 होगा और 9 चौके 36 और ये 35 होगा। माइनस कर दो तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, 15 में से 8 गया तो 8 7 15 होता है, ये बचा 4, तो 4 कितना बचा, कर ही दिया 1, 9 बचेगा, 9 में 7 गया 2 बचेगा, ये 2 जीरो हो जाएगा। तो 2 8 7 15 7 2 9 10, ठीक है 272 आया। तो क्या अभी भी हमारा जीरो नहीं आया? क्या अभी जीरो आया? इस प्रोसेस को भी हम यहाँ पर लिख ही देते हैं। दूसरा प्रोसेस में हमने क्या किया कि 40 52 इक्वल टू क्या आया 420 इंटू 9 और प्लस रिमाइंडर बचा है 272। तो यहाँ पर भी लिख देना, यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हमें अगला चरण 3 पे पहुंचना पड़ेगा। अब हमें करना पड़ेगा चरण 3। तो चरण 3 के लिए वही काम करना होगा फिर से, क्या इस 272 से डिवाइड होगा 420। अब अगर हम 420 को डिवाइड करते हैं तो 27 दुनाई तो 56 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में, तो 2 बार तो जाना ही नहीं है, क्योंकि 2 दूनी 4 2 तो 14 2 दूनी 4 5, 2 एक बार जाएगा, एक बार ले जाओगे तो यहाँ पर तो 272 ही आएगा। अब 10 में तो 2 जाएगा तो 8 आएगा, और ये 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, है ना, 4 ही आएगा ना, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 148, राइट। 8 2 10 7 4 11 1 12 2 1 3 1 4, ठीक है। तो 148 आया। इसका मतलब कि अगला चरण जो हमारा आया वो आया 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। यहाँ पर भी देख देना, यहाँ भी शेषफल अभी 0 नहीं है, तो यहाँ भी लिखो शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हमें क्या करना होगा, अगला स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। अब अगला स्टेप बढ़ाने के लिए हमें और जगह चाहिए, इसलिए मैं और जगह बना रहा हूँ। यहाँ पर मुझे अभी और जगह चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों को छोटा करता हूँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस ये होगा कि अब इस 148 से डिवाइड किया जाएगा 272 को, ये भी एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो 2 8 16, 2 चौके 8 1 9 और 2 कम 2 3, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले जाओ। तो 148 माइनस कर दो, 12 में 4 गया 8 4 12 होता है, और ये बचा आपका 6, 6 में 4 गया 2, 24 बचेगा, और 2 में से 1 गया 124, 4 8 4 12 4 2 6 7 1 1 2, ठीक है। अब अभी भी 0 नहीं हुआ, भाई कितना लंबा जाएगा। यहाँ पर अगर चरण 4 पे जाते हैं, तो अगर हम चरण 4 की बात करते हैं तो चरण 4 में हमने देखा कि 272 जो हमारे पास आया वो किसके बराबर आया, 148 इंटू 1 प्लस 124। अब क्या करेंगे, इस 124 को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें, 148 में। तो जैसे इसमें डिवाइड करोगे साफ साफ दिख रहा है 2 बार जाएगा, 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 1 कम 2, ज़्यादा हो जाएगा। वैसे घटाया तो सही है ना, ठीक है। तो अभी ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, एक ही बार ले जाना पड़ेगा, तो 124 आएगा। 8 में से 4 गया 4 आएगा, और 4 में से 2 गया 2 आएगा, कितना आएगा, 8 में से 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पर अगला स्टेप यहाँ पर भी लिख देना, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हमें अगला चरण 5 पे बढ़ना पड़ेगा।
चरण 5 देख लेते हैं क्या कहता है। तो देखो चरण 5 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आ जाए। यहाँ पे 24 को डिवाइड करेंगे 124 कितने बार जाएगा, साफ साफ दिख रहा है कि 2 छंगे 12, 6 बार लेके जाते हैं। तो 6 बार ले जाओगे तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12, नहीं जाएगा। तो 5 बार लेके जाते हैं, नहीं जाएगा। 5 बार लेके जाते हैं तो 5 चौके 20 होता है, 5 दूना 10 तो 12। यहाँ पर 4 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। कितना बचेगा, मात्र 4 बचेगा। तो चरण 5 में हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 124 मल्टीप्लाइड बाई, नहीं 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4, यही होगा। फिर लिखना यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ आपका शेष 0 नहीं आया, इसलिए हमें चरण अगला बढ़ना पड़ेगा। अगला चरण क्या हो जाएगा, चरण 6। चरण 6 में जाओगे तो चरण 6 में क्या होगा, इस 4 को डिवाइड करना होगा अब 24 में। तो 4 6 24 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने इसमें 24 को डिवाइड किया तो 4 6 24, तो भाज्य बराबर भाज्य गुणते भागफल धन शेषफल 0। तो लिख देना यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल बराबर 0। अतः HCF ऑफ 40 52 12 125 76 देख लो इस क्वेश्चन को, इतना लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कोई इतने आसान होंगे कि तुरंत हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत करवाते हैं। जैसे कि आपके सामने प्रश्न है, इस प्रश्न ने इतना मेहनत करवाया। अब आप लोग मुझे बताओ कहाँ नहीं समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हो सकते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आसान रहते हैं। बस आपको थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन को लाजवाब तरीके से करने का अभ्यास करना है। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके अपनी बातों को बताइए, हम उसे जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो जाइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके बाद के क्वेश्चन आप कर सकते हो, अब इस तरह के हो गया। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देख लीजिए इतना बड़ा प्रश्न था, तो कोई क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, कुछ क्वेश्चन को होने में टाइम लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाओ कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करना है और आपको बताना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना। दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए या तो वो 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 होता है, या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब इस प्रश्न में हमें ये प्रूव करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें ये प्रूव कर देना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसका जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 3m या तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने आपको बताया कि जब भी हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इस तरह के जब भी इस प्रश्न को हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें लिखना होता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो अगर हमें धनात्मक पूर्णांक पता होगा तो हम उसका वर्ग भी लिख सकते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो। तो धनात्मक पूर्णांक सिर्फ इसने बोला है, ये नहीं कहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक धन पूर्णांक, ये भी नहीं कहा। उसने सिर्फ ये कहा है कि धनात्मक मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक तो आपका 0 भी हो सकता है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 4 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
तो कहता है इनका जो होता है ये सभी जो होते हैं या तो यम के फॉर्म 3m के फॉर्म का आएगा या 3m+1 के फॉर्म का आएगा। तो वही काम आपको फिर से करना है। क्या, पहला वाला उठा लो 0 को, फिर उठा लो 1 को, फिर उठा लो 4 को, फिर उठा लो 9 को, और फिर उठा लो 16 को। बस इतना ही काफी है। अब इन सभी को डिवाइड करना होता है जो यम के साथ लगा होता है या 2 के साथ लगा होता है। 3 तो 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 3 0 जा 0, यहाँ पर तो 0 ही आएगा। यहाँ पर भी जब 3 से डिवाइड करोगे तो 0 बार ले जाओगे 1 ही आएगा। यहाँ पर 3 का डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 होता है, 0 आ गया। ठीक है ना, बस इतने ही काफी है। बस कम से कम दो समय का नहीं आ जाना चाहिए, रिमाइंडर सेम। बस अब क्या करना है, जिसका रिमाइंडर सेम है उनको एक साथ ले लो। देखो ये वाले का रिमाइंडर 0 आया है तो लिखोगे 0 इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 0, और एक 0 किस में आया वो लास्ट वाला, यानी 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 0, यही आया। अब 1 वाला भी लिख लेते हैं, यानी 1 इक्वल टू हमने दिखा दिया कि 3 इंटू 0 प्लस 1, और 1 इसमें आया यानी 4 बराबर, तो 3 इंटू 1 प्लस 1। अब आपको ध्यान से देखना है प्रश्न को, इसके आगे की चीजों को आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है इसके आगे, इसके आगे आप ये ध्यान से देखो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो कि जो 3 इंटू 3 प्लस 1 है, इसमें देखो ध्यान से, इसमें आप एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, एक चीज ये समझ में आ रही होगी कि ये 0 और 9 दोनों है क्या। तो देखो 0 और 9 है क्या, ये सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। मतलब हम इसके जगह हम लिख सकते हैं ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर, देखो 3 3 3 हर बार 3 आएगा तो 3 लिख देते हैं। ये बदल रहा है इसलिए हम इसको m लिखा है तो हम m लिख देते हैं, क्यों लिखा होता तो क्यों लिख देते हैं। प्लस 0, तो अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूंगा इसका मतलब कुछ है क्या 0 का, मैं 0 ऐड करूँ चाहे ना, कोई मतलब नहीं है, तो इस 0 को हटा ही देता हूँ, कुछ और आया होता लिख देता। यहाँ पर भी देखो 1 और 4 ये भी क्या है हमारे, ये भी हमारे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। अब यहाँ पर देखो 3 3 3 है, ये 0 और 1 ये क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक का मतलब m है, अलग अलग आ रहा है, और प्लस 1 हर बार सेम आ रहा है तो 1 ही लिख देते हैं। अब आपने क्या देखा कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है या तो वो 3m के फॉर्म का आया, या तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो 3m+1 के रूप का आ रहा है, हेंस प्रूव। तो लिख देना, उपरयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या तो फिर 3m+1 के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। बात समझ आई। चलिए आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। चले ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न को करने का अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो जाते हो ना, उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, वही होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है किसका, 96 और 404। पहला प्रश्न। फिर आगे इसने ये भी कहा है कि उसके बाद आपको एलसीएम भी बताना है। पहला प्रश्न तो आपको इसका एचसीएफ बताओ, फिर उसके बाद आप इसका एलसीएम भी आपको बताना है। एचसीएफ आ जाएगा तो एलसीएम निकालने बहुत ही आसान होता है, जब दो संख्याएं पता होती है तो संख्याओं गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ, है ना, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। तो कोई बात नहीं, पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें 96 का क्या करना होता है, फैक्टर, तो आपको पता है 96 का फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा तो 2 4 जा 8, एक बचा 2 8 जा 16, है ना। फिर से 2 से काटोगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से काटोगे तो 12 आ जाएगा, फिर से 2 से काटोगे तो 2 छंगे 12 होता है, फिर से 2 से काटोगे 2 3 6 होता है, और फिर से 3 1 कम 3 हो जाता है। अगला दिया है हमारे पास 404। अगर हम 404 की बात करते हैं तो पहले से 2 से ही कटेगा, तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 2 जा 4, फिर से 2 से कटेगा, 2 1 जा 1, 2 0 जा 0, 2 1 जा 1, ठीक है ना। अभी एक से किस कटेगा, नहीं कटेगा, तो एक से एक अपने ही टेबल से कट जाएगा, तो एक ही बात है। बस समझ में आया। अब हमें लिखना है इन दोनों का एचसीएफ, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो 96 इक्वल टू हमारे पास क्या आया, तो 2 गुना 2 1 2 3 4 5 2, फिर 2 1 2 3 4 5 गुणा एक और है 3, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास दूसरा है 404। तो अगर हम 404 की बात करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 1 0 1 आया, तो 1 0 1 आया।
अब इन दोनों का देखो क्या निकल के आया, ये दोनों का हमें HCF निकालना, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 96 एंड 404 बराबर HCF वही होता है जो दोनों में होता है। देखो यहाँ पर आपको एक 2 दिख रहा है, उसके बाद आपको एक 2 और भी दिख रहा है, राइट। तो एक तो 2 हो गया इंटू एक 2 और हो गया, इसका लॉग मिल रहा है। इसका पहला आंसर तो यहीं पे खत्म हो गया कि दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपको दो संख्याओं का HCF मालूम हो गया है, आपको जब दो संख्याओं का HCF पता चल चुका है कि आखिर दो संख्याओं का HCF क्या है, तो आप उसका LCM निकालने में तनिक भी बेझिझक आप उसका HCF भी निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते हो, आप उसका आसानी से क्या निकाल सकते हो, HCF भी निकाल सकते हो। तो आइए इसका HCF हम निकाल लेते हैं। HCF देखिए ओ HCF, देखो हमें दो संख्याओं का HCF तो मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए, LCM। तो देखो हमने LCM निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है, मैं इसको हटा देता हूँ। HCF निकालने हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये आपको भी पता होगा, आप पढ़े होंगे क्लास 9 में भी आपको ये चीज मिला है। अब इसके बाद आप क्या रखोगे, चीजों को रख दो। तो फर्स्ट संख्या हमारे पास कितनी है, 96, ये रख दिया, इंटू दूसरी संख्या क्या है, 404 रख दिया। HCF कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं, रख दिया। LCM हमें फाइंड आउट करना है, ये लिख दिया। अब मुझे 4 को इधर लाना पड़ेगा, तो 96 इंटू 404 और अपान में ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, बराबर बचेगा LCM। 4 से काट देते हैं इसको, तो 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 96 इंटू 101 इक्वल टू LCM। अब हम क्या करेंगे, 96 में 101 का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 96 ही होगा, 0 को मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद 1 से कराओगे तो फिर से 96 ही आएगा, तो 696 कितना आ गया, 69 और 69, ये हो जाएगा आपका LCM। दो प्रश्न है ना आसान, ऐसे आपको LCM निकालना होता है। चलिए अब आगे आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी होती है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको भी हम जरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न में हमें ये सिद्ध करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान है, कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी √3 को संख्या, ये रिकैप हो रहा है आपका कक्षा क्लास 1 से लेकर क्लास 1 हो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की सीरीज चलेगी, जब तक खत्म नहीं होंगे सारे क्वेश्चन तब तक करवाता रहूंगा। और ये सारे क्वेश्चन वही मैं लेके आया हूँ जो करवा चुका हूँ, और ये वही क्वेश्चन जो बार बार आते भी रहते हैं एग्जाम, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बुक को अच्छे से पढ़ लो, वही सब इंपॉर्टेंट है। जो नहीं आता है वो आपको लगेगा कठिन है, जो आता है वो लगेगा सरल है, ठीक है ना। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। फिलहाल तो अभी सिर्फ बुक को पढ़ो, बुक में जितना है सब कुछ पढ़ डालो, तो मैं आपको सीरीज सब कुछ करवा दूंगा, आपको टेंशन मत लो। आइए इसको प्रूव करने के लिए मैंने कहा था कि इसमें हमें विरोधाभास नियम लगाना होता है। क्या, विरोधाभास नियम। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको से अपने से मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, हम इसको ऐसे मान लेते हैं ना, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे √3 को p/q के फॉर्म में लिख भी सकते हैं। यहाँ लिख देना, जहाँ p व q सहअभाज्य संख्या, क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और इनका सहअभाज्य संख्या का HCF 1 होना चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इधर करवा दोगे तो क्या बनेगा, q√3 = p, इक्वेशन नंबर 1। अब लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो q√3 का वर्ग हो जाएगा इधर, और इधर p का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब दोनों का आप स्क्वायर कर दोगे तो इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3q² = p²। तो यहाँ से आपके पास q² आ जाएगा p²/3। अब जब p² 3 से डिविजिबल है तो सिर्फ pb, हम पता है कि pb सिर्फ 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, c के उधर बोल देते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा 3 से इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब इस वैल्यू को वापस इसमें रखेंगे, तो q√3
इक्वल टू पी बराबर हमने 3 से रख दिया। फिर वापस से इसका हम स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो क्यू रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3c का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो 9c स्क्वायर। ये 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 कट जाएगा। 3 को इधर को ले लेते हैं तो क्यू स्क्वायर अपान में 3 बराबर बच रहा है इधर सी स्क्वायर। अब जब ये क्यू स्क्वायर सी से डिविजिबल है तो अगर मैं सिर्फ क्यू को डिवाइड करूंगा 3 से तो कुछ ना कुछ आएगा, मान लो डी आएगा, जहाँ डी एक पूर्णांक लिख देना ब्रैकेट में। यहाँ से आपके पास क्यू इक्वल टू क्या आएगा 3d एंड अभी अभी हमने निकाला p इक्वल टू 3c। अब इन दोनों के एचसीएफ अगर बात करते हैं तो दोनों के एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ p एंड q इक्वल टू 3। लेकिन हमने मत लिखो, लेकिन p और q सह-अभाज्य संख्या है। जिसका एचसीएफ 1 है, परंतु यहाँ एचसीएफ 3 आया है। 3 के आगे इधर 3 आया है। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या ही इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर देख लिया और ये परिकल्पना हमारी क्या है, गलत है। इसका मतलब ये हो कि हमने जो माना था वो क्या है, गलत माने। तो जब गलत माने इसका मतलब कि जो हमारी कल्पना है, परिकल्पना है, वो गलत है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है जिसमें हमें दशमलव प्रसार बताना है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है दशमलव प्रसार। क्या बताना है, दशमलव प्रसार मतलब कैसा है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 24 है या 29 है, 29/343, 29/343। तो हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपान में जो होता है उसका सिर्फ फैक्टर कर दो। तो ये 7 से कटेगा, फिर 49 आएगा, फिर 7 7 49। यहाँ पर आपने देखा कि 343 इक्वल टू 7 की पावर क्यूब लिख देना। यह एक इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा वो भी लिख दो, क्योंकि इसका हर या इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि उसे इस रूप का बनना पड़ेगा तभी हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक इसका दशमलव प्रसार जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। इसका मतलब ये जो 29/343 है ये एक अशांत आवर्ती संख्या है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं 35/50। एक प्रश्न और देख लेते हैं 35/50। एक और है 35/50। तो पहले अगर ये कट रहा है तो हम इसे काट लेंगे, तो 7 5 5 से 35 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 धाम 50, हाँ, तो 7/10 हुआ, 7/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब 10 का फैक्टर करोगे, 2 से काटोगे 2 पंचे 10 होता है, और फिर 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ पर लिख देना 10 इक्वल टू 2 गुणे 5 लिख देना। यह संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसके
इसका हर जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में, क्योंकि देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का। तो जब ऐसी संख्याएं होती हैं तो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना। ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 में हम इसके बाकी के पार्ट्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अब ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल का सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है ना, वीडियो वगैरह लाइक कर देना, लाइक कर देना। ओके ठीक है, जय हिंद।